सीखे शब्द नए, विचारों का विस्तार हुआ, हिंदी प्रेमियों का अद्भुत संसार हुआ। यह मंच दोस्ती और ज्ञान का प्रतीक है। अगले ओलंपियाड का सबको इंतजार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज चल रही थी। आज इस सीरीज का आखिरी पॉइंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की OMR सीट कैसे फिल करते हैं और एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पूरी सीरीज में पढ़ाए गए टॉपिक्स के कवर हो। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हमने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 3, 4 और 5 का पूरा सिलेबस कवर किया है इस सीरीज में, और हमारे चैनल पर आपको कक्षा 1 और 2 की भी ओलंपियाड की सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा तथा इस सीरीज का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड OMR उत्तर पत्रिका का नमूना। इस नमूने में हम देखेंगे कि विद्यार्थी कैसे OMR सीट को भरते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, शहर, राज्य और विद्यालय का कोड, जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसके विद्यालय की तरफ से बताया जाता है। प्रश्न पत्र का क्रमांक ये प्रश्न पत्र में लिखा होता है। दिनांक, अनुक्रमांक संख्या अर्थात रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर लिखने होंगे और जो नंबर है उसी के आगे सर्कल करना होगा, डार्क करना होगा, सर्कल को डार्क करना होगा। कक्षा, किस क्लास में है, जैसे यहाँ पे 4th लिखा है तो 4th के आगे सर्कल किया है, सर्कल को डार्क किया है। और विभाग मीन्स सेक्शन, किस सेक्शन का है ये यहाँ पे डार्क। और इस कॉलम में OMR उत्तर पत्रिका हेतु निर्देश दिए गए हैं कि OMR उत्तर पत्रिका कैसे कैसे भरनी है। नीचे के पोर्शन में प्रश्न 1 से लेके अंतिम प्रश्न तक के यहाँ ऑप्शंस भी दिए हैं। जैसे प्रश्न 1 में हमारा अ ब स द, मतलब ABCD नहीं, आ बा सा दा लिखते हैं इसमें। और प्रश्न 1 का उत्तर अगर अ है तो हम अ पे सर्कल को डार्क करेंगे, और डार्क करने का तरीका भी यहाँ पे बताया गया है कि सही तरीका क्या है। पूरी अच्छी तरह से उसको फिल करना होता है। अंत में यहाँ पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है और सभी प्रश्न समान अंक के होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं हम? स्वरों की सहायता से। हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है। तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। दूसरा प्रश्न, आ, उ, ए, ओ, औ स्वर कहलाते हैं। ये सारे स्वर क्या कहलाते हैं? इनको बोलने में हमें ज्यादा समय लग रहा है, तो ये स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनको दीर्घ
स्वर कहते हैं। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा प्रश्न, स हलंत प्लस औ प्लस भ हलंत प्लस आ प्लस ग हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। स में हलंत लगा अर्थात ये आधा स, और उसके साथ औ है तो सौ बन गया। भ में हलंत और आ, भ हलंत के साथ मिलके आ के साथ मिलके भा। ग में हलंत अर्थात ये आधा ग है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा ग ही माना जाएगा। य के बाद आ है तो यह पूरा या हो जाएगा। क्या बन गया? सौभाग्य। सौभाग्य। सौभाग्य किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रकार। अगला प्रश्न, कार्य शब्द में र का कौन सा रूप है? कार्य, का में आ की मात्रा, य में रा लगा है। ये रा, इस रा को हम क्या कहते हैं? रेफ रा। हमने इस सीरीज में रा के प्रकार भी बताए हैं कि र किस किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। रेफ है, साधारण है, पदेन है। 3 प्रकार से र प्रयोग किए जाते हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भमण, भमण में र के पदेन रूप के प्रयोग से बना सही शब्द है। भ्रमण तो कुछ नहीं होता, हाँ भ्रमण होता है। भ्रमण, भा के साथ र की आवाज आ रही है अर्थात ये भा का र का प्रदेन रूप लगेगा भा के साथ। भ्रमण, ये ऑप्शन सही होगा। पहुंचाना, पहुंचाना में अनुनासिक के प्रयोग से बना सही शब्द है। पहुंचाना नहीं होता, पहुंचाना होता है। पहुंचाना, जिसमें अनुनासिक भी लगता है। तो कहाँ पे लग रहा है? पहुंचाना, ह के ऊपर ऊ की अनुनासिक लग रहा है। पहुंचाना हम इस प्रकार लिखेंगे, ह के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, बदनवार में अनुस्वार के प्रयोग से बना सही शब्द कौन सा है? बदनवार नहीं होता, बंदनवार होता है। बंदनवार, ब में अंग की मात्रा अर्थात ये अनुस्वार है, तो ब के ऊपर अंग की मात्रा, द न वार, बंदनवार ऐसे लिखा जाता है। परि डैश म शब्द को पूरा करने के लिए उचित संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन त्र, ज्ञ, छ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पे कौन सा संयुक्त व्यंजन होगा? परिश्रम, परिश्रम होता है, तो स्र ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आलस्य का विलोम शब्द है। आलस्य का विलोम शब्द क्या होगा? कायरता नहीं, वीरता नहीं, शिष्टता भी नहीं। आलस्य का विलोम शब्द होगा स्फूर्ति। आलस्य, स्फूर्ति। अगला प्रश्न, खग चहक रहे हैं वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। खग किसका पर्यायवाची है? खग है पक्षी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, गांव में डैश आ गई थी। रिक्त स्थान के लिए सूखा का उचित विलोम शब्द है। सूखा का विलोम शब्द होता है
बाढ़, सूखा का विलोम शब्द होता है बाढ़, अर्थात यहाँ पर होगा गांव में बाढ़ आ गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? अंधकार, अंधेरा, प्रातः, तम। अंधकार, अंधेरा, तम, ये सब अंधेरे को कहते हैं। प्रातः मतलब सुबह होता है, अर्थात ये सबसे भिन्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, 6 महीने में एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसकी एक अलग वीडियो बनी थी, उसमें आपको ये सारे वाक्यांश मिल जाएंगे। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्यों? क्योंकि ये आधा साल हो जाता है, इसलिए ये अर्धवार्षिक। अगर पूरे साल एक साल में होता तो वार्षिक, और अगर आधे महीने में होता तो अर्धमासिक, और एक सप्ताह में होता तो साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, अदृश्य शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। अदृश्य शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो दिखाई न दे, जो दूर से दिखाई दे, जो दिखाई दे, जो पास से दिखाई दे। क्या होगा? जो दिखाई दे, जो दिखाई ना दे। जो दिखाई देगा वो दृश्य होगा, और जो दिखाई नहीं देगा वो अदृश्य होगा। अगला प्रश्न है, कोयल की आवाज में मिठास थी। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कोयल की आवाज में मिठास थी, तो इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है हमें। मिठास भाववाचक संज्ञा है। कोयल क्या है? कोयल संज्ञा है, आवाज क्रिया है, और मिठास भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कोयल, उल्लू, भालू, सारस शब्द समूह में कौन सा शब्द भिन्न है? कोयल, उल्लू, भालू और सारस, ये तीनों पक्षी हैं। कोयल, उल्लू और सारस, और भालू क्या है? पशु, इसलिए ये भिन्न है। मित्र से बना भाववाचक संज्ञा शब्द। मित्र से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? मित्रता। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शिष्य का स्त्रीलिंग रूप है। शिष्य का स्त्रीलिंग रूप शिष्या। शिष्य का शिष्या। अगला प्रश्न है, वर और डैश मंडप में बैठे हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित स्त्रीलिंग शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर का स्त्रीलिंग होगा वधू। वर का वधू। अगला प्रश्न, माला शब्द का बहुवचन रूप कैसे बनेगा? माला का बहुवचन होगा मालाएं। मालाएं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? मालाएं। यहाँ तो यहाँ है, मालाएं, मालाया नहीं होता है, मालाएं नहीं होता है, मालाओं नहीं होता है, मालाएं। मालाएं, ये सही है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कुछ हजार वर्ष पहले ही हुआ। वाक्य के रेखांकित शब्द का वचन है।
पहिए। पहिए का आविष्कार, तो यहाँ पर हमें बताना है पहिए का आविष्कार कुछ हजार वर्ष पहले ही हुआ। में रेखांकित शब्द का वचन, पहिए क्या है, एक वचन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक वचन, बहुवचन, ये सेंटेंस के अनुसार भी चेंज होते रहते हैं। पहिया हम कहते हैं, लेकिन सेंटेंस में इसको पहिए ही कहा जाएगा, पहिए का आविष्कार। अगला प्रश्न है, यह बात डैश मालूम थी। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित सर्वनाम शब्द है। तुम्हारा, यह बात तुम्हारा मालूम थी, नहीं, ये उचित नहीं है। यह बात मैं मालूम थी, ये भी उचित नहीं है। यह बात हमें मालूम थी, हाँ, ये उचित सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सिपाही ने चोर से उसके घर का पता पूछा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उसके, रेखांकित शब्द क्या है, उसके, और यहाँ पर उसके किसके लिए प्रयोग किया गया है? चोर के लिए। सिपाही ने चोर से चोर के घर का पता पूछा, तो ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इसमें चौथी शब्द जो होगा वो विशेषण शब्द होगा, ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, कायर लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? कायर लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? कौन सा भेद होगा? कायर गुणवाचक विशेषण, मतलब इसमें गुण बताया जा रहा है, हाँ, ये किसी का गुण बताया जा रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना क्रिया शब्द से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? पढ़ाना, पढ़ाई, पढ़ा, पढ़ाकू, तो क्या बनेगा? पढ़ाकू। कहते हैं वह बहुत पढ़ाकू है, तो ये पढ़ना क्रिया शब्द से बना है पढ़ाकू विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है, धोबी कपड़े धो लाया। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? धोबी क्या धो लाया? कपड़े धो लाया। जब प्रश्न इस प्रकार से बने और उसका उत्तर मिले तो वो किस प्रकार की क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। याद है आपको? हमने क्रिया वाले वीडियो में इसी प्रकार से पढ़ा था कि जब क्या शब्द बने, क्या शब्द से प्रश्न बने तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और कौन शब्द से क्रिया बने तो अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, रेणु ने पंखे का बटन डैश। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित क्रिया शब्द है। पंखे का बटन दबा, दबाए, दबाया या दबाई, तो रेणु ने पंखे का बटन दबाया, ये उचित क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या लिखा है इसमें? आज़द, आजाद, आजाद, अजद,
तो हम क्या बोलते हैं? आजाद। आजाद। ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेश शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा? विदेश नहीं होता है, विदेश होता है, विदेश। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन ग सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुरी तरह हराना के लिए उचित मुहावरा है। बुरी तरह हराना, इसके लिए क्या मुहावरा होगा? देखते हैं। आकाश से बातें करना, नहीं। दांत खट्टे करना, उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मतलब कि बेवकूफ बनाना। हाथ पांव फूलना मतलब घबराना। तो दांत खट्टे करना मतलब होगा बुरी तरह हराना। अगला प्रश्न है, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। अपना दोस्त दूसरों के सिर मढ़ना, नहीं, ये तो नहीं होगा। काम न जानने पर बहाना बनाना, ये भी नहीं होगा। अधिक कंजूस होना, नहीं। आ बैल मुझे मार का अधिक कंजूस होना नहीं होगा। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, हाँ, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना मतलब आ बैल मुझे मार। अगला प्रश्न है, बगीचे में 37 पौधे लगाए गए। वाक्य में निम्न रेखांकित संख्या को हिंदी अंकों में कैसे लिखेंगे? 37 मतलब 3 और 7। 3 और 7 ऐसे लिखा जाता है। ये है 37। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर अभयारण्य, ये हमने अपने हमारा राष्ट्र वीडियो में पढ़ा था कि कौन से अभयारण्य, कौन से राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो उनमें से ही एक है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य, ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जा रहा है? भारत में स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जा रहा है? कब से मनाया जा रहा है? 15 अगस्त 1947 से। यह हमने हमारा राष्ट्र वीडियो में पढ़ा था। और देखिए एक प्रश्न और आ गया हमारा राष्ट्र वीडियो से ही। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट के आखिरी प्रश्नों की तरफ। अंतिम प्रश्न में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपठित गद्यांश। मैंने अपठित गद्यांश की एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और उसको कैसे हल करते हैं, उनको हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी बातें आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगी। उसको आप देखें और अपठित गद्यांश को स्ट्रॉन्ग बनाएं, करने का अभ्यास। पढ़ते हैं हम। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। जीवन में जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि उन्होंने तय समय के भीतर अपने सभी कार्यों को निपटाया है। एक चिंतक ने कहा भी है, कुछ लोग महान बने और कुछ लोग सामान्य रह गए। उन दोनों में अंतर यही है कि
किसने किस रूप में अपने समय का उपयोग किया। जिन लोगों ने की ईश्वर में आस्था है वे सोचते हैं कि ईश्वर ने कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए ही उन्हें पृथ्वी पर भेजा है और समय के भीतर ही उन कार्यों को पूरा करना उनका धर्म है। तो इस प्रकार हमने ये गद्यांश पढ़ा और इस गद्यांश में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये गद्यांश समय के विषय में बता रहा है। तो बढ़ते हैं हम, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में किसका महत्व समझाया गया है। देखिए पहला ही प्रश्न पूछ लिया कि किसका महत्व समझाया गया है। हमने इस गद्यांश में पढ़ा कि हमें समय का महत्व रखना चाहिए, समय बहुत मूल्यवान होता है। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, समय पर कार्य करने वाले हमेशा क्या होते हैं। समय पर कार्य करने वाले हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का असली धर्म क्या है। मनुष्य का असली धर्म है समय पर सारे काम करना, ईश्वर में आस्था रखना, परोपकार करना, महान बनना। वैसे तो समय पर सारे काम करना, ईश्वर में आस्था रखना और परोपकार करना ये तो मनुष्य के कार्य होते ही हैं। महान बनना भी हमारा ही कार्य है, परंतु इस गद्यांश के अनुसार असली धर्म बताया है समय पर सारे काम करना। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हम इस गद्यांश को पढ़कर क्या उचित शीर्षक रख सकते हैं। तो मानव का सम्मान नहीं, इस गद्यांश में समय के बारे में दिया गया है, इसलिए हम समय से रिलेटेड ही कोई शीर्षक रख सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में समय का महत्व यह शीर्षक ही सबसे उचित शीर्षक माना जाएगा। इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है और अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं उनकी वीडियोस बना दूंगी। और आज से हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का सीरीज समाप्त होता है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अपने चैनल पर इसी प्रकार ओलंपियाड से रिलेटेड सीरीज चलाते रहेंगे और आपका सपोर्ट चाहिए। और कमेंट में आप हमें बताएं कि इस सीरीज में आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी, तथा हर सीरीज में हर वीडियो में हमने कोई ना कोई प्रश्न पूछा है, आप उन प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए, हमें अच्छा लगेगा और हमारा प्रोत्साहन होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.